नमस्कार साथियों, आज से हम लोग अपनी कक्षा प्रारंभ करने वाले हैं। एसएससी परीक्षा, जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक्स, उन सब परीक्षा के लिए, राइट। तो जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से, क्योंकि मैंने काफ़ी परीक्षाओं में देखा है कि अच्छे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से और जो लेवल ऑफ कंटेंट होगा वो आपको फील होगा, राइट। तो हम इस विषय को शुरू करने से पहले समझना ज़रूरी है ये बात कि आखिरकार ये विषय, इतिहास विषय आया कहाँ से, इसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट क्या क्या है और ये इसके काल विभाजन कैसे हुआ, मतलब इसके टाइम पीरियड कैसे हुआ है, राइट। तो मैं ये इंश्योर करूँगा कि जो क्लास हैं वो बाइलिंगुअल ही हो, मीन्स जो सम इम्पॉर्टेंट्स की पॉइंट्स हैं उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, बट मोस्ट ऑफ वर्ड आई विल राइट इन हिंदी, राइट। बट हम लोग कोशिश करेंगे, मीन्स वी कैन से दिस क्लास वुड बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मैनर, राइट। ओके, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल हियर। द फर्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज द हिस्ट्री। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो हम समझते हैं हिस्ट्री इज नथिंग अबाउट अ चेंज विच इम्पैक्ट द प्रेजेंट, मीन्स व्हाट। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल हियर। इतिहास एक ऐसा परिवर्तन है, इतिहास एक ऐसा परिवर्तन है जिसका प्रभाव वर्तमान पर होता है और उसी के नियमित स्टडी को, उसी के रेगुलर और उसी के साइंटिफिक स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज हिस्ट्री। ऑब्वियसली इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इतिहास क्या है हमें ये समझ में आ गया। अब अगला सवाल होता है कि इमर्जेंस ऑफ इतिहास। वाई शुड आई स्टडी अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है, इतिहास हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो भाइयों, इसका जो सबसे बड़ा वजह है हम आपको बताते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स का इमरजेंस कैसे होता है, तो एज ए हिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स का जब इमरजेंस हुआ तो इसके पीछे रीज़न ये दिया गया, कैसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के भीतर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो इस रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, कौन बांटेगा इस संसाधन को, इसके लिए इसका जवाब दिया पॉलिटिकल साइंस का इमरजेंस ने कि राजनीति विज्ञान चुनेंगे, जिसको सत्ता में बिठाएंगे वो बांटेगा। अगला है कहाँ है रिसोर्स, इसके लिए हम ज्योग्राफी का स्टडी शुरू करें। ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट्स हमारे सामने आए। फिर हमने अगला सवाल पूछा क्यों, वाई। तो लोगों ने कहा कि इतिहास पढ़ लो, देखो इतिहास में सारे वॉर जो हैं वो रिसोर्सेज के लिए ही करे गए। दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट्स इमर्जेंट इस वाई का आंसर देता है क्यों। क्योंकि संसार की सारी युद्ध जो है, संसार की सारी मेहनत जो है इतिहास में आप पूरा पढ़ोगे रिसोर्स के लिए हुआ। आज भी देखोगे आप, ईरान, पाकिस्तान, भारत, तमाम देश लड़ रहे हैं, उसके मूल में आप जाओगे कहीं, फंडामेंटल जो बुनियादी तौर पे जो ज़रूरतें होती है उसमें रिसोर्स क्राइसिस और रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मसला उभर के आता है। तो इतिहास लेखन का क्रमबद्ध स्टडी या मतलब साइंटिफिक रूप से शुरुआत जो माना था वो माना था हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा माना था, हेरोडोटस के द्वारा। तो जो ये हेरोडोटस था इसने एक पुस्तक लिखी द हिस्टोरिया नाम से। बेसिकली उस पुस्तक में उसने एक कहानी अरब मुल्कों की और उस मुल्कों के झगड़े के बारे में थोड़ा बताया, बट उतना जानना जरूरी है। जैसे आपने स्पार्टा 300 के बारे में सुना होगा, एक है ना, इसमें 300 लोग कई 1 लाख सेना से लड़ते हैं, उसी पे समझो वही रिलेटेड हो। तो इतिहास क्या होता है, इसके इमरजेंस कैसे हुए, इतिहास एज ए सब्जेक्ट हमारे सामने कैसे आए, हमें ये बात समझने में पैसे भर की दिक्कत नहीं आई। आई थिंक इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा शुरू में यदि हम अच्छे से बेसिक समझ लेंगे तो हम लोग को आसान होगी समझने में, राइट। तो हमने इतिहास एज ए सब्जेक्ट्स कैसे इमर्ज हुए हमने अच्छे से देखा। अब आइए हम आगे कुछ और देखते हैं। जैसे अब हमारे पास एक नया सवाल जन्मा, डिफरेंट स्कूल ऑफ अ थॉट। इतिहास को लेके क्या क्या स्कूल ऑफ अ थॉट्स हैं, राइट। तो सबसे पहला जो स्कूल ऑफ अ थॉट्स निकल कर हमारे सामने आया उसका नाम है प्राच्यवाद। इसको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। प्राच्यवादी कहते हैं कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है, आवर एनिशिएंट पीरियड, आवर एनिशिएंट सिविलाइजेशंस, वो हमारे प्रेजेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं। सो वी शुड स्टडी अबाउट आवर एनिशिएंट इन अ वेरी वेल मैनर।
राइट। जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है एज ए वैदिक सिविलाइजेशन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, मैनुअस्क्रिप्ट एंड वॉट एवर वी हैव, वो सारी चीज़ इम्पैक्ट करते हैं। और इस चीज़ को जो अपने पास्ट पर एनिशियंट पीरियड वाले टाइम पे हम लोग जो गर्व करते हैं इंडिया में, उसी चीज़ को मानने वाले को बोलते हैं प्राच्यवादी हिस्टोरियंस और ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई कि ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है ना। कुछ हिस्टोरियंस पैदा हुए, उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजों के आने के बाद हमारा हिस्ट्री जो है वो मेनली रूप से शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड ऑफ थॉट। और ये लोग जो हैं ये मानते हैं कि अंग्रेजों के बाद से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत हुई है, उसके बाद से हमें हिस्ट्री लेखन करनी चाहिए। ये हुआ सेकेंड। थर्ड जो विचारधारा है वो है साम्राज्यवादी विचारधारा। साम्राज्यवादी मानते हैं कि अंग्रेजों के आने से ही हमारी हिस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ है, यानी वो जो हमारा कॉलोनाइजेशंस का दौर था, जो उपनिवेशवाद का दौर था, जो अंग्रेजों का शासन था, उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं वो हिस्टोरियन। वो ब्रिटिशर्स हो सकते हैं, वो अमेरिकन्स हो सकते हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशंस हुए, तो सारे हिस्टोरियंस ऑलमोस्ट जो ये है वो वही है, साम्राज्यवादी हिस्टोरियंस हुए। तो हमने फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट देखा ओरिएंटलिस्ट, प्राच्यवादी, दूसरा देखा हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, तीसरा हमने देखा साम्राज्यवादी। फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट जो पैदा हुआ एज ए हिस्ट्री, जो चौथे स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे सामने जो सब उभर कर सामने आए वो थे सबाल्टर्न। जो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस होते हैं थोड़े खतरनाक होते हैं। इन्होंने आम जनमानस के बारे में बात करना शुरू किया कि पुअर पीपल का क्या हाल था, उनके लीडरशिप का क्या हाल था हिस्ट्री में, उनके लाइफ में कैसे परिवर्तन हुए हैं प्रेजेंट से लेके आज तक, क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियंस। ये एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है। फिर एक अलग हिस्ट्री का जो स्कूल ऑफ थॉट आया वो है मार्क्सवाद। जो मार्क्सवादी, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस रहा किस चीज़ पे, उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात करी, उन्होंने क्लास डिफरेंस की बात करी, अमीर गरीब, रिच क्लास पुअर क्लास, क्लास डिफरेंस। Because the Marxist historians tell us economy is the base of society. Means everything what was happened in the history that was totally impacted due to the economic conditions of the society. That's why we have to specify these kinds of a history on the basis of poor, rich class, upper class, lower class, middle class, on this basis. Means class difference are the basic factor to study about the Marxist historians point of view. So the next point is the Marxist as a school of thought is the Marxist historians. अगले हिस्ट्री की जो ब्रांच पैदा हुई उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, नारीवादी। नारीवाद का सबसे अच्छा तर्क है ये, औरतें पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। नारीवादी कहते हैं, जो फेमिनिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि औरतों का क्या स्थान से है हिस्ट्री में, औरतों ने हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूट करा है और उसके इम्पैक्ट प्रेजेंट पर क्या है, हमारे सिविलाइजेशंस ने कैसे औरतों को डिग्रेड करा है, कैसे उसे मार्जिनलाइज्ड किया है ऑन द साइंटिफिक बेसिस। दे ट्राई टू प्रूव अस कि कैसे औरतों को उन्होंने मार्जिनलाइज किया। लेट मी गिव यू ए सिंपल एग्जाम्पल हियर, ट्राई टू सी व्हाट हैपेंड। जब इंसान जो है जंगलों में रहता था, ये बताती है नारीवादी हिस्टोरियंस के थॉट पॉइंट ऑफ व्यू में एक बात लिखी जाती है कि जब इंसान जंगलों में था तो वो बताते हैं कि आज जिस प्रकार पैट्रियार्की आ गई, मर्दों की सत्ता आ गई समाज के भीतर, वो एकाएक तो पैदा हुई नहीं होगी, उसके पीछे लंबे संघर्ष की कहानियाँ रही होगी। कुछ ऐसा हुआ होगा हिस्ट्री में जहाँ से एक तरह का सोशल कंडीशनिंग, समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। वो क्या था, वो पॉइंट ऑफ इंटरचेंज क्या था, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट, तो नारीवादियों ने कहा कि देखो ध्यानपूर्वक, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कि जितने पुरुष वर्ग थे वो जाते थे शिकार करने के लिए और औरतें क्या करती थी, फूड गैदरिंग का काम करती थी, वो गैदर करके रखती थी और बच्चे पालने का काम बूढ़ों को था। फिर क्या हुआ हिस्ट्री के भीतर, अधिशेष उत्पादन शुरू हुआ, अधिशेष उत्पादन तो सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हो गया, ज़्यादा संपत्ति शुरू हो गई, तो औरतों को गैदर करने की जिम्मेवारी थोड़ी कम मिलने लगी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी घटने लगा औरतों को।
कहा गया, पुरुष कहता था कि चलो कोई नहीं, अब बार बार ऐसे देखो ध्यान समझते कैसे, जैसे पहले मर्द शिकार करते थे तो कहते थे लो मैंने बाघ मारा, पकड़ो इसको संभाल के रखना, फिर वो अगले जानवर मार देंगे, कि खाना का क्राइसिस था, फूड क्राइसिस था। पर जैसे ही सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ इन द हिस्ट्री पीरियड, तो क्या हुआ, अब औरतें जो है घर पे आराम करनी शुरू करी और ये रिसोर्स जो है उसके हाथ से चले गए। अब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी काम में, वो जॉब पे जा ही नहीं रही थी, वो घर पे आराम कर रही थी, बच्चे देख रही थी, घरेलू काम काज में लगने लग गई। अब जैसे ही मर्द बाहर से कमा कर आया, शिकार करके आया, उसने औरतों से पूछा कि तुम आज क्या कियो या क्या नहीं कियो, तू आते ही बोला होगा मेरा पैर दबाओ, मेरा सर दबाओ, मुझे खाना दो लाकर, हुक्म देना शुरू किया। औरतें ये सोच के देना शुरू करी कि भाई तुम बाहर से आए हो, काम करके आए हो, हमारे लिए फूड लेकर आए हो, हमारे लिए फूड गैदरिंग करे हो, तो ये तुम्हारे अधिकार से। तो ऐसे करके उन्होंने औरतों को एज ए संपत्ति बना दिया कि हमारी ऑर्डर मानो, हमारे हुक्म से मानो। मर्दों ने यहाँ से शुरू हुआ औरतों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी अंडर द हेजोमनी ऑफ पैट्रियार्क। पुरुषों की सत्ता के भीतर कैसे स्त्री को पूंजी में तब्दील कर दिया गया, ये नारीवादी हिस्टोरियंस कहते हैं। ये बताते हैं कि कैसे औरत जो पहले आज़ाद हुआ करती थी, फिर गुलाम हो गई, आज फिर आज़ाद हो रही है। आज आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री, आपको समझ आज कौन सी औरतें आज़ाद है, शहर में भी या गांव में भी, जहाँ भी देखो यहाँ जो खुद कमा रही है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को कैपिटलाइज किया, बट नॉट अंडर द हेजोमनी ऑफ द पैट्रियार्क। दे कन्वर्ट देमसेल्फ एज अ रिसोर्स, एज अ ह्यूमन रिसोर्स। दैट्स वाई दे आर गोइंग टू फ्री देमसेल्व्स and feel the freedoms in the society। यहां से कैसे नारीवादी हिस्टोरियंस ने इस बात को लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। बहुत मुश्किल नहीं रहा है, मैंने बताया। एक स्कूल ऑफ थॉट्स और पैदा हुए, वो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट इसको बोलते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो हिस्ट्री है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे बहुत फोकस करेंगे, वो करेंगे कि तुम जो ये पीपल्स जो आज दुनिया के जहां भी सिविलाइजेशंस पे जो लोग पुअर पीपल्स है, उसका रीजन्स पॉलिटिकल्स था या नहीं था, उसको कितने राइट्स दिए गए इन द सोसाइटी। दैट्स वाई वी कैन आइडेंटिफाई कि ये चीज़ें ठीक है या नहीं। तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो स्टडीज है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट पैदा हुए वो है। अब एक आज का नया स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहा है जिसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका नाम है युवाल नोआ हरारी। ये गजब लेवल का हिस्टोरियन है। ये जो युवाल नोआ हरारी का जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स का इमर्जेंस हुआ है, ये सारे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। उसने क्या किया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करी। उसने हिस्ट्री को कनेक्ट किया सोसाइटी से, फ्यूचर से। वो हिस्ट्री के बिहाफ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। कैसे? इन सारे एविडेंसों की जांच करके, यानी सबका मिक्सचर है वो। तो एज ए न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स वो माना था, बट अभी तक ऑक्सफोर्ड ने उसे एक्सेप्ट करा नहीं, तो दैट्स व्हाई वी नो नीड टू बी डिस्कस हियर। सो हमने स्कूल ऑफ थॉट्स देखा, हमने देखा हिस्ट्री क्या होती है, क्यों आई हिस्ट्री दुनिया में, फिर हमने देखा डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में रिलेटेड टू हिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर है। अब हिस्ट्री में पर्याप्त समय में ही, क्योंकि हिस्ट्री जो इमरजेंस हुआ वो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, तो हमने हिस्ट्री में एक नया कंसेप्ट गढ़ा कि हम एक काम करते हैं, हम काल विभाजन करके देखते हैं। हम हिस्ट्री के टाइम डिविजन्स पे बात करेंगे, राइट। तो हम हिस्ट्री में टाइम डिविजन्स की बात करते हैं। तो हमने हिस्ट्री को देखा कि जो हिस्ट्री में चेंज हुए हैं वो एक साथ तो हुए नहीं हो। तो हमने कहा कि हिस्ट्री में हम उसके स्टडी कैसे कर पा रहे हैं। तो हमने कहा वी हैव अ सोर्सेस, वी हैव अ रिसोर्सेस, दैट्स व्हाई वी कैन स्टडी द हिस्ट्री। सो व्हाट यू हैव एज अ एविडेंस टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री। तो ये सवाल पैदा हुआ कि आखिरकार तुम्हारे पास इतिहास पढ़ने के लिए है क्या। तो यहाँ से तीन बातें आई कि देख भैया, मेरे पास जो हिस्ट्री में इतिहास पढ़ने के लिए चीज़ें हैं वो एक सी नहीं है। पहले हमने पूछा तो क्या है क्या नहीं है, जरा बताना मेरे को अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि देखो, कुछ इतिहास के हमारे पास ऐसे हैं, ऐसे टाइम पीरियड हैं जहाँ पे हमारे पास नो रिटन एविडेंस हुआ करते थे। नो रिटन एविडेंस मीन्स उस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री एंड टू क्लेम अबाउट दैट चेंजेस
विच इम्पैक्ट द प्रेजेंट सोसाइटी। तो भाई जब तुम्हारे पास रिटन एविडेंस है ही नहीं तो तुम बता कैसे रहे हो कि उस टाइम पर क्या हो रहा। तो हमने दो साइंटिफिक मेथड की खोज करी। पहला हमने नाम रखा C14 कार्बन डेटिंग सिस्टम। हमने बताया कि एक जीव के भीतर जब पैदा होता है उसके अंदर कार्बन की कितनी मात्रा होती है। कार्बन 14 जो है, कार्बन का जो समस्थानिक्स होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं, उसके डिग्रीड्स होते हैं, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ने चीज़, उसको बोलते हैं अर्ध आयु काल, हाफ पीरियड्स, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो हमने फिर हमने एक देखा, इसको बोलते हैं डेंड्रोइकोलॉजी। हमने पेड़ पौधे के छल्ले को काउंट करना शुरू करा, रिंग्स को, उससे हमने एज कैलकुलेट करना शुरू करा, उस समय के चेंजेस कैलकुलेट करना शुरू करा। तो हमने पहला देखा जहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंस नहीं होता, ऐसे टाइम पीरियड को जो इतिहास में कहा गया उसको कहा गया प्री हिस्ट्री। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्राक इतिहास काल या प्राग इतिहास काल, है ना, प्राग इतिहास काल, प्री हिस्ट्री। अब अगला हमने देखा कि कुछ चीज जगह पे हमें ऐसे मिले हैं जहां पे हमारे पास रिटन एविडेंस तो है, लिखित साक्ष्य तो है, पर बावजूद हम उस लिखित साक्ष्य को डिसाइफर नहीं कर पाए, उसे पढ़ नहीं पाए, उसे समझ नहीं पाए। उसने कहा अच्छा, तो हमने ऐसे इसे कहा प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास काल। और कुछ जगह जहाँ पे हमारे पास, ध्यान से भाई, यहाँ पे तुम लोगों को बने तो नोट्स खुद ब खुद रिटर्न करो, है ना, PDF से मैं दे दूँगा। फिर कुछ टाइम पीरियड्स हमारे सामने ऐसे आए जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस भी थे और हम उसे स्टडी भी कर पाए। तो इसको बोला गया इतिहास काल, इतिहास काल। बात क्लियर हो गई कैसे हमने हिस्ट्री के बारे में यहाँ तक टाइप किया। अब भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि जहाँ पे रिटन एविडेंस नहीं थे, जहाँ पे रिटन एविडेंस से पढ़ नहीं पाए, और यहाँ पे इस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि भैया कब था जब आदमी इसकी स्टडी नहीं कर पाया, मतलब कोई भी रिटन एविडेंस नहीं थे। वी डू नॉट हैव एनी रिटन एविडेंसेस टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री, जिसको हमने कहा प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहा? प्राग ऐतिहासिक काल। तो हमने कहा हमारे पास 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? हमने कहा वो है हमारे पास स्टोन एज। स्टोन एज को हमने पाषाण काल, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो पाषाण काल को हमने 3 पीरियड में बांटा। यहाँ से हमने पहला नाम दिया, हमने कहा इसका पहला नाम पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर हमने नाम दिया दूसरे का मध्य पाषाण काल, तीसरा रखा हमने नव पाषाण काल अंग्रेजी में। यह है नियोलिथिक एज, यह है मेजोलिथिक, यह है पैलियोलिथिक एज। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक चौथा पीरियड आया, उसको बोलते हैं कॉपर स्टोन एज, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। रटने की कोशिश नहीं करें, पहले कंसेप्ट समझते हैं, बेसिक्स। फिर हमने नेक्स्ट चीज़ें और देखी ताम्र पाषाण काल के अलावा, जो हमें हिस्ट्री की एविडेंसेस देते थे। हमने देखा उसका नाम रखा हमने महापाषाण काल, महापाषाण काल, मेगालिथिक। महापाषाण काल एक टाइम पीरियड था जब हमारे पास एज ए एविडेंस के तौर पर सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद थी, वो था हमारे पास जो उनके सावधान कॉफिन्स होते हैं जो पत्थर के बने होते थे, जिसमें से आपने साउथ में नाम सुना, परवरा नदी के घाटी के किनारे इनाम गांव, कोटलाया नदी घाटी के किनारे, बहुत सारे, खासकर महाराष्ट्र वाले रीजन में इनाम गांव बहुत फेमस है, NCERT मैप्स में दिए हुए। तो हमने उसके बारे में चर्चा करी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जहाँ पे हमारे पास रिटन सोर्सेस तो थे बट वी कैन नॉट स्टडी। तो इसमें सबसे पहला होता है IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का मतलब क्या हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशंस का मतलब हुआ कि इसको हिंदी में तो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, जो नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई, हमने उसके बारे में थोड़ी चर्चा करी। अब हम देखते हैं इतिहास काल। तो इतिहास काल जहाँ से हमने स्टडी शुरू करी है, तो यहाँ से हमने इसको कहा कि हम 3 पीरियड में बांटेंगे इसको मेन रूप से। पहले का हम नाम रखेंगे प्राचीन इतिहास काल, फिर हम लिखेंगे मध्यकाल, और फिर हम लिखेंगे आधुनिक काल। तो प्राचीन इतिहास काल में हम जो
स्टडी करने वाले हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप नाम याद कर सकते हो। पहला हम यहाँ से देखने वाले वैदिक सिविलाइजेशन से, है ना। वैदिक सिविलाइजेशन के बाद आएगा महाजनपदाज काल। महाजनपद के पैरेलल ही 2 सेक्ट्स डिफरेंट धर्म एज रिलीजन्स विकसित होने वाले हैं। उसका नाम होगा, महाजनपद के पैरेलल ही 2 डेवलप होने वाले हैं, उसका नाम होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। साथ में कुछ कुछ धर्म के और बात करेंगे हम। फिर हमने महाजनपदाज के बाद के देखा यहीं पे एक धर्म, एक मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल। फिर होगा लेटर मौर्योत्तर काल, है ना। फिर होगा गुप्त काल, फिर होगा गुप्तोत्तर काल, गुप्ताज डायनेस्टी एंड लेटर गुप्ता। एंड देन वी हैव पूर्व मध्यकाल, मतलब मिडाइवल में क्रॉस करने का। और इसी बीच में कुछ विदेशी आगमन देख लेंगे, कुछ बुक्स, कुछ लिटरेचर्स वगैरह देख, फिर ऐसे करके यहाँ पे। उम्मीद है आपको आज बेसिक्स ये बात तो समझ में आ गई, हिस्ट्री क्या होती है, स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, तो हिस्ट्री एज इमरजेंस क्या हुआ, कैसे हुआ। 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हिस्ट्री में काउंट करे जाते हैं, आप अक्सर सुनने को मिलेगा, AD और BC क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। तो आइए एज AD और BC की हम बात करने वाले हैं कि AD क्या होते हैं, BC क्या होते हैं, एना डोमिन्स एंड बिफोर क्राइस्ट, है ना। देखिए, मान लीजिए मेरे भाई, ये 0 से हम रेखा शुरू करते हैं, किसी चीज़ की भी 0 से रेखा शुरू करते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा, इसे -1 -2 कहते हैं, नंबर लाइन पे -3। इसी तरह ये 1 2 3। तो 0 जो है ये हम माने डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का, क्योंकि यूरोसेंट्रिज्म था, सारी चीज़ यूरोपियंस लोग ही कंट्रोल करते, तो यूरोसेंट्रिज्म की वजह से क्या हुआ कि ये चीज़ें ऐसे हुई, है ना। तो यूरोसेंट्रिज्म की वजह से क्या हुआ कि सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा क्राइस्ट को ही हम मानेंगे बेस। और हमने कहा कि इससे पहले वाले जितने एज है वो सारे कहलाएंगे बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद वाले से सारे कहेंगे एना डोमिन्स, है ना। इसके लिए एक नया वर्ड आजकल यूज होता है BCE, और इसके लिए CE, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। यहाँ तक बात क्लियर, आई समझने की कोशिश करें। हम लिखते हैं 3 BC, इसका मतलब क्या हुआ, 3 BC का मतलब ये वाला टाइम पीरियड, यानी 3 BC मतलब आज से आज तक बड़ा गैप आया, इसलिए BC जो है वर्ष में बड़े होंगे और AD होंगे। तो BC और AD में डिफरेंस बेसिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले वीडियो थोड़ा सा और कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। थोड़ा बेसिक से शुरू किए हैं, इतिहास क्या होता है, कैसे होता है ना, इमरजेंस ऑफ हिस्ट्री क्या हुआ, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं हिस्ट्री के। हमने काल डिविजन्स के बारे में समझा, टाइम पीरियड्स नहीं समझा बट ऑलमोस्ट समझा हमने, राइट। अगले टाइम से हम स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।